हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय पटेल सर। आज डिस्कस करेंगे बच्चों अबाउट आइसोमेरिज्म। इसके पहले की क्लास में हम आईयूपीएसी पढ़ चुके थे पूरा डिटेल में, और आईयूपीएसी के बाद नेक्स्ट आपका आएगा आइसोमेरिज्म। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। ये 11th क्लास 12th कंपटीशन हर क्लास के लिए ज़रूरी है। 12th में भी ये कई जगह बीच बीच में आता है, और 11th में भी है, और कंपटीशन में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आज जानेंगे हम आइसोमेरिज्म के बारे में। इसको पूरा कंसेप्ट से ध्यान से पढ़ेंगे। कॉपी पेन निकाल लीजिए, लिखते जाइएगा और समझते जाइएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि आइसोमेरिज्म क्या होती है बच्चों, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी वे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या जिनको अणुसूत्र बोलते हैं वो सेम होते हैं, बट इनके भौतिक और रासायनिक गुणों में भिन्नता होगी। इसको हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। फिर से सुन लीजिए, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर and the phenomena is known as isomerism. Isomerism is two types बच्चों। आइसोमेरिज्म दो तरह की होती है। कौन कौन सी? पहली होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरी होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, हिंदी में इसको बोलते हैं संरचनात्मक समावयवता, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म मीन्स क्या? त्रिविम समावयवता। तो सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की या संरचनात्मक आइसोमेरिज्म के बारे में। तो इसमें क्या है? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यानी कंपाउंड्स जिनके अणुसूत्र समान होते हैं किंतु उनके संरचना सूत्र भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं? आइसोमर कहलाते हैं। और ये घटना या ये प्रोसेस आइसोमेरिज्म कहलाएगी बच्चों। अब यहाँ पर देखिए फॉलोइंग टाइप्स, इसके भी कई टाइप्स होते हैं। किसके? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। आज हम पहले इसी के बारे में बात करेंगे। तो नंबर फर्स्ट पहले आता है आपका चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म मतलब श्रृंखला समावयवता। दूसरा आएगा पोजीशन, पोजीशन आइसोमेरिज्म यानी स्थान समावयवता। और तीसरा फंक्शनल, फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्रियात्मक समावयवता। चौथा आएगा मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म मध्यावयवता। और पांचवा आता है टाटोमेरिज्म, टाटोमेरिज्म चलावयवता। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है बच्चों, हम केवल यहाँ पर ये चार मेटामेरिज्म तक डिस्कस करेंगे, या केवल हम मेटामेरिज्म तक पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इनकी बात करेंगे और नेक्स्ट क्लास में स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे क्या? चेन आइसोमेरिज्म के बारे में। तो नोट करें जल्दी से, चेन आइसोमेरिज्म श्रृंखला समावयवता क्या होता है बच्चों? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन कार्बन चेन। यानी यहां पर हम कह सकते हैं कि वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं किंतु कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं का अरेंजमेंट यानी उनका विन्यास भिन्न होता है। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स इन द कार्बन चेन। आइए यहां पर देखते हैं, जैसे C4H10 ये क्या लिखा हुआ है? ब्यूटेन। अगर यहां पर इनकी बात करें तो एक तो कंपाउंड हम ऐसे लिख सकते हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड। ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है? नॉर्मल ब्यूटेन। यहाँ पर सारे कार्बन एक सीधी चेन में लगे हुए हैं, इसलिए नॉर्मल ब्यूटेन। इसका दूसरा आइसोमर
इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये हो जाएगा आइसोब्यूटेन, कॉमन नेम आइसोब्यूटेन। हाँ, इसके आईयूपीएसी की नाम की बात करें तो 2 मेथिल प्रोपेन हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, देखिए दीज आर आइसोमर, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। क्या है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 है बच्चों, बट यहाँ पर जो कार्बन एटम है इनका चेन में अरेंजमेंट डिफर है, अरेंजमेंट अलग है। यहाँ पर सारे कार्बन एक सीधी चेन में लिए गए हैं, यहाँ पर एक कार्बन ब्रांच में आ गया तो यहाँ पर कार्बन एटम का अरेंजमेंट बदल गया, इसलिए इसको हम बोलेंगे चेन आइसोमेरिज्म अर्थात श्रृंखला समन्वयता। अब देखिए यहाँ पर जैसे C4H10 लिया गया है, उसी तरह से अगर C5H12 मींस पेंटेन ले ले तो पेंटेन के कितने आइसोमर बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे, ये भी जानना बहुत जरूरी है। देखिए बच्चों, यहाँ पर कोई भी कंपाउंड दिया जाए, ये भी पूछा जाता है उसके नंबर ऑफ आइसोमर आप कैसे निकालेंगे, उसका हम आपको तरीका बताते हैं। कहीं पर भी आए किसी क्लास में तो नंबर ऑफ आइसोमर का तरीका क्या है, यहाँ पर आपको सिस्टमैटिक वे पे अरेंज करना है। अगर सिस्टमैटिक वे पे अरेंज करोगे तो आपके एग्जैक्ट नंबर ऑफ आइसोमर आ जाएंगे। जैसे 5 कार्बन, तो ये देखिए पहले सीधी चेन में सारे कार्बन लेंगे। हाइड्रोजन अगर बैलेंस करना चाहो तो कर सकते हो, CH3 CH2 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 CH3, दिस इज N यानी नॉर्मल पेंटेन। अब देखिए जब इसका सेकंड आइसोमर बनाएंगे बच्चों तो क्या करेंगे, एक कार्बन चेन छोटी कर देंगे, एक कार्बन चेन छोटी कर देंगे मेन चेन से, और उसको इसी में आपको जोड़ना है। बट फर्स्ट और लास्ट कार्बन से नहीं जोड़ोगे तो यहां पर जोड़ देंगे तो ये CH3 हो जाएगा, CH2 CH CH3 और CH3। यहां पर आइसोपेंटेन क्या है, इसका आइसोपेंटेन लिखेंगे और कम आईयूपीएसी नेम 1,2 मेथिल ब्यूटेन। अगर आईयूपीएसी नेम की बात करें तो 2 मेथिल ब्यूटेन लिखा जाएगा। अब देखिए बच्चों, फिर यहां पर 4 कार्बन की चेन लेंगे और 4 कार्बन की चेन फर्स्ट लास्ट से जोड़ना नहीं, यहां से जोड़ के देख लिया, यहां जोड़ देंगे अब। लेकिन अगर यहां जोड़ोगे तो इधर से नंबरिंग 1 2, ये फिर 2 मेथिल ब्यूटेन हो जाएगा और ये ऊपर बन चुका है, यानी कि ये और ये एक ही कंपाउंड है। इसका मतलब अब 4 कार्बन की चेन में कोई भी कंपाउंड नहीं बनेगा। तो अब क्या करेंगे, एक कार्बन चेन और छोटी कर देंगे। अब इसी चेन में 2 कार्बन जोड़ने हैं, बट फर्स्ट और लास्ट कार्बन से नहीं जोड़ोगे तो हमारे पास ऑप्शन है बीच वाला कार्बन, इसी से दोनों कार्बन जोड़ देंगे। तो ये CH3, ये भी CH3 CH3 और ये CH3, इस तरह से हो जाएगा। इसका कॉमन नेम है नियोपेंटेन। क्या हो जाएगा, नियोपेंटेन बच्चों। और अगर आईयूपीएसी नेम की बात करें तो 1,2,2,2 डाइमेथिल प्रोपेन। इस तरह से आपके इसके कितने 3 आइसोमर बनेंगे, 3 समायोगी बनेंगे पेंटेन के। तो आइसोमर निकालने का सिर्फ एक यही बच्चों तरीका है कि आप उस कंपाउंड के जो आइसोमर हैं उनको एक सिस्टमेटिक वे पे अरेंज करते चले जाइए, आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ आइसोमर मिल जाएंगे। तो अब आप एक दे रहे हैं कंपाउंड नेक्स्ट C6H14 यानी कि हेक्सेन। इसके आप खुद प्रैक्टिस करिए और देखिए कितने आइसोमर बनाते हैं। आप इसके आइसोमर बनाइए और हमें बताइए कि C6H14 इसके नंबर ऑफ आइसोमर कितने बनेंगे। तो देखिए यहां पर नंबर ऑफ आइसोमर C6H14 हेक्सेन होता है। इसके आइसोमर कैसे निकालेंगे देखिए बताते हैं। इसको पहले प्रैक्टिस करिएगा फिर यहां पर देख के करिएगा। तो वही तरीका, पहले यहां पर 6 कार्बन की एक सीधी चेन ली जाएगी, ये हो जाएगा हेक्सेन। आप यहां पर हाइड्रोजन बैलेंस कर सकते हैं, CH3 CH2 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 CH3, तो ये हो गया आपका हेक्सेन। यहाँ पर देखिए सबके आईयूपीएसी नाम लिखते जाएंगे। उससे क्या फायदा होगा कि अगर कोई कंपाउंड दोबारा बन जाएगा तो वो नाम देख के पता चल जाएगा। अगर नाम सेम होगा तो कंपाउंड सेम होगा। कई बार क्या होता है कंपाउंड बन जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए नाम लिखना जरूरी है। तो सबके यहाँ पर आईयूपीएसी नेम लिखेंगे क्योंकि कॉमन नेम अब इनके नहीं होंगे, कॉमन नेम केवल नियोपेंटेन तक होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब आप अगला आइसोमर बनाओगे
तो क्या बताया था, एक कार्बन चेन छोटी कर देंगे। अब यहाँ पर ये 5 कार्बन है, उस कार्बन को इसी चेन में जोड़ना है, बट फर्स्ट और लास्ट कार्बन से नहीं जोड़ोगे। तो यहाँ से जोड़ के देख लिया तो 1 2 मेथिल 2 मेथिल 5 कार्बन पेंटेन, क्या हो जाएगा बच्चों, 2 मेथिल पेंटेन। फिर तीसरा आइसोमर बनाने के लिए फिर 5 कार्बन की चेन लोगे, फर्स्ट लास्ट से नहीं जोड़ना, इससे जोड़ के देख लिया। अब इससे जोड़ दो तो देखिए 1 2 3 या 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3 मेथिल पेंटेन। क्या हो जाएगा, 3 मेथिल पेंटेन हो जाएगा। फिर ध्यान दो यहाँ पर नेक्स्ट फिर 5 कार्बन की चेन लेंगे और फर्स्ट लास्ट से जोड़ना नहीं, यहाँ जोड़ लिया, यहाँ जोड़ लिया, यहाँ जोड़ेंगे। तो देखिए 1 2, जब नाम लिखोगे नंबरिंग इधर से होगी, 2 मेथिल पेंटेन, और ये 2 मेथिल पेंटेन ऊपर बन चुका है। इसका मतलब ये और ये एक ही कंपाउंड है बच्चों। इसका मतलब अब 5 कार्बन की चेन में कोई भी आइसोमर नहीं बनेगा। फिर अब एक कार्बन चेन और छोटी कर देंगे, बचे यहाँ पर 4 कार्बन। अब 2 कार्बन जोड़ने, लेकिन फर्स्ट और लास्ट से नहीं जोड़ोगे, तो आपके पास ऑप्शन है कि यहाँ बगल में दोनों कार्बन जोड़ दें। तो 1 2 2 डाई मेथिल 2 डाई मेथिल ब्यूटेन, ये नाम हो जाएगा। अभी हम यहाँ पर फिर लेंगे 4 कार्बन की चेन। अब देखिए यहाँ पर इससे जोड़ा था, इससे अगर जोड़ देंगे दोनों तो इधर से नंबरिंग 1 2, तो 2 डाइमेथिल ब्यूटेन फिर बन जाएगा, यानी कि ये और ये दोनों कार्बन सेम है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है, लेकिन अभी एक पॉसिबिलिटी बनती है, क्या, एक कार्बन बच्चों इससे जोड़ दो, एक कार्बन इससे जोड़ दीजिए। देखिए नाम अलग हो गया, 1 2 3, यानी 2 3 डाइमेथिल ब्यूटेन, ये बन जाएगा आपका। अब यहाँ पर इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। इसका मतलब हेक्सेन के बच्चों कितने आइसोमर बन गए, बोलिए जल्दी से, 5। ये क्या है, 5 आइसोमर बन गए। और इनमें कैसी आइसोमेरिज्म है, चेन आइसोमेरिज्म है, श्रृंखला समाज होता है। क्यों, यहाँ पर देखिए कार्बन एटम्स का अरेंजमेंट अलग है। यहाँ पर सारे कार्बन सीधी चेन में, यहाँ पर यहाँ से ब्रांचिंग है, यहाँ पर यहाँ से ब्रांचिंग लगी, यहाँ पर इस तरह से ब्रांचिंग है, इसमें इस तरह से है। तो यहाँ पर क्या है, कार्बन एटम का अरेंजमेंट अलग अलग है। इसलिए बच्चों इनके बीच में कैसी आइसोमेरिज्म होगी, चेन आइसोमेरिज्म। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। सेकंड हेडिंग डालिए जल्दी से, पोजीशन आइसोमेरिज्म। बात करेंगे यहाँ पर पोजीशन आइसोमेरिज्म की, तो जल्दी से हमें बताइए क्या होगा पोजीशन आइसोमेरिज्म। देखिए यहाँ पर जैसा नाम से क्लियर है, पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, कंपाउंड सेविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड। वे कंपाउंड्स या वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन क्रियात्मक समूह या डबल या ट्रिपल बॉन्ड का स्थान भिन्न होता है, पोजीशन डिफरेंट होती है। फिर से ध्यान दीजिए, नोट कर लें, कंपाउंड सेविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट देयर पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड मल्टीपल बॉन्ड। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल से बात समझ में आ जाएगी। जैसे हम ले लें CH2OH, ये लिखा है 1 2 3 मीन्स प्रोपेनॉल 1। क्या लिखा है, प्रोपेनॉल 1। और अगर इसी को हम लिख दें बच्चों इस तरह से CH3 CHOH CH3, तो ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज प्रोपेनॉल 2। ये देखिए बच्चों, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमर है। क्यों, सब कुछ सेम है यहाँ पर, बस केवल फंक्शनल ग्रुप यानी अल्कोहल की पोजीशन डिफरेंट है। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप 1 पोजीशन पे लगा हुआ है और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप 2 पोजीशन पे लगा हुआ है। तो जब फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाए तो उसको हम बोलेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल, यहाँ पर CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज 1 ब्यूटीन। क्या लिखा हुआ है, ये देखिए 1 2 3 4, तो ये डबल बॉन्ड 1 के साथ माना जाएगा। इसका सेकंड आइसोमर, इसको हम अगर ऐसे लिख दें
तो बच्चों यहाँ पर 1 2 ये डबल बॉन्ड 2 के साथ माना जाएगा। दिस इज 2 ब्यूटीन लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए। तो ये दोनों भी एक दूसरे के आइसोमर है और इन दोनों में कैसी आइसोमेरिज्म होगी? पोजीशन आइसोमेरिज्म होगी, बिकॉज डिफरेंट द पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड। इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड 1 पोजीशन पे लगा है और इसमें डबल बॉन्ड 2 पोजीशन पे लगा हुआ है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई। तो अगर ऐसी कंडीशन या ऐसे कंपाउंड्स आपको दिखाई देते हैं तो समझ जाइएगा इनमें पोजीशन आइसोमेरिज्म होगी। तो ये बात हो गई पोजीशन आइसोमेरिज्म की। नेक्स्ट अगली आइसोमेरिज्म की बात कर लेते हैं बच्चों। राइट डाउन फंक्शनल आइसोमेरिज्म। कौन सी है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्या होता है जल्दी से हमें बताएं फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बारे में। बच्चों फंक्शनल आइसोमेरिज्म देखिए यहां पर लिखेंगे कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट देयर फंक्शनल ग्रुप। क्या बताया? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट देयर फंक्शनल ग्रुप और नोन एज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन या उनके क्रियात्मक समूह भिन्न होते हैं, वो क्या कहलाएंगे? क्रियात्मक समझौता या फंक्शनल आइसोमेरिज्म। देखिए बच्चों ध्यान से, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट their functional group, that is called functional isomerism। यहां पर एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है? इथेनॉल, और ये लिखा हुआ है मेथॉक्सी मीथेन। ये IUPAC नेम है, कॉमन नेम एथिल अल्कोहल और डाइमेथिल ईथर। ये देखिए ये एक दूसरे के आइसोमर है। 2 कार्बन 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, यानी दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी अणुसूत्र समान है, लेकिन यहां पर देखिए दोनों के फंक्शनल ग्रुप बदल गए, क्रियात्मक समूह बदल गए। यहां पर फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल लगा हुआ है यानी OH, यहां पर फंक्शनल ग्रुप क्या लगा है? ईथर लगा हुआ है। तो जब क्या फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाए तो इसको हम बोलेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ध्यान रहे एल्कोहल और ईथर हमेशा एक दूसरे के आइसोमर होते हैं बच्चों, बशर्ते सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर 2 कार्बन का एल्कोहल है तो 2 कार्बन का ईथर, अगर 3 कार्बन का एल्कोहल है तो 3 कार्बन का ईथर, 4 कार्बन का एल्कोहल है तो 4 कार्बन का ईथर एक दूसरे के क्या होंगे? आइसोमर होंगे। ये हमेशा इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन भी बच्चों क्या हमेशा एक दूसरे के आइसोमर होते हैं बशर्ते सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर 3 कार्बन का एल्डिहाइड है तो 3 कार्बन का ही कीटोन लेंगे, प्रोपेनल, और इसका नाम हो जाएगा IUPAC नेम प्रोपेनोन। देखिए यहाँ पर कॉमन नेम प्रोपेनल्डिहाइड और एसीटोन, ये एक दूसरे के आइसोमर है। देखिए इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन दोनों के फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गए। यहाँ पर ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए ये एक दूसरे के आइसोमर हैं। और इनमें किस तरह के आइसोमेरिज्म है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होगी। क्यों? क्योंकि इनके क्रियात्मक समूह बदल गए, इनके फंक्शनल ग्रुप बदल गए, इसलिए इसमें क्रियात्मक समझौता होगी बच्चों। अब यहां पर ध्यान दीजिए, पहले भी हम क्लास में बता चुके हैं क्या कि जितने कार्बन का एल्डिहाइड है उतने कार्बन का कीटोन, तो 3 कार्बन से कम का कीटोन नहीं होता है। यहां पर आपको मिनिमम 3 कार्बन का ही एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। पहले बता चुके, इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं IUPAC वाले वीडियो में कि क्या एल्डिहाइड 1 कार्बन या 2 कार्बन का हो सकता है, बट कीटोन कभी भी 1 या 2 कार्बन का नहीं होगा। अगर सिंपलेस्ट कीटोन की बात की जाए तो कम से कम 3 कार्बन होंगे, 3 कार्बन से कम का बच्चों कीटोन नहीं होता है। रीजन बताया था कि कीटोन ग्रुप हमेशा चेन के बीच में आता है, तो ये बीच में तभी आएगा जब कम से कम 1 कार्बन इधर और 1 कार्बन इधर होंगे, तो कुल मिला के कितने कार्बन हो जाएंगे? 3। इसलिए ये आपका सिंपलेस्ट कीटोन लिखा हुआ है।
जबकि एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा चेन के अंत में आता है, लास्ट में आता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 1 या 2 कार्बन का हो सकता है, बट कीटोन 1 या 2 कार्बन का नहीं होगा। इसको पूरी डिटेल हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो ये बात हो गई बच्चों फंक्शनल आइसोमेरिज्म यानी क्रियात्मक समवयवता की। और नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं मध्यावयवता या मेटामेरिज्म इंग्लिश में बोलते हैं। मेटामेरिज्म का मतलब राइट डाउन, इसको लिखे, नोट करें सब लोग। मेटामेरिज्म कॉपी पेन रखिए, इसको लिखते जाइए, इसके नोट्स बनाते जाइए। देखिए क्या लिखेंगे, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट एल्काइल ग्रुप अराउंड द फंक्शनल ग्रुप। क्या मतलब हो गया कि वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होंगे किंतु क्रियात्मक समूह से जुड़े एल्किल समूहों में भिन्नता होगी, उसको बोलेंगे बच्चों मध्यावयवता। हाँ, बार बार कह रहे हैं कॉपी पेन से लिखते जाइए, इसके आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाते जाइए, ये डिफिनीशन लिखते जाइए। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश में, जो हिंदी वाले हैं वो अपना हिंदी में बना सकते हैं या लिख सकते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट एल्काइल ग्रुप अराउंड फंक्शनल ग्रुप। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये आपका लिखा हुआ है ईथर और इसका आईयूपीएसी नेम होगा इथॉक्सी ईथेन। क्या होगा बच्चों, इथॉक्सी ईथेन, ये इसका आईयूपीएसी नेम होगा। और दूसरा यहाँ पर 4 कार्बन का ईथर अगर ऐसे लिख दिया जाए इस तरह से तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी 4 कार्बन का ईथर है, लेकिन इसको लिखेंगे मेथॉक्सी प्रोपेन। क्या बताया था, ये अनसिमेट्रिकल ईथर है, तो जिधर कम कार्बन होते हैं वो एल्कोक्सी में लिखा जाता है, जिधर ज्यादा कार्बन होंगे वो एल्केन में लिखा जाएगा। तो इधर 1 कार्बन यानी मेथॉक्सी और ये हो जाएगा प्रोपेन, मेथॉक्सी प्रोपेन। ये एक दूसरे के क्या है बच्चों, आइसोमर है। और वो भी कैसी आइसोमेरिज्म है, मेटामेरिज्म। क्यों, यहां पर देखिए फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के अराउंड एल्काइल ग्रुप 2 कार्बन का एथिल लगा है, इधर 1 कार्बन का मेथिल लगा है, इस तरफ 2 कार्बन का एथिल और इधर 3 कार्बन का प्रोपिल लगा हुआ है। तो ये डिफरेंट है, देखिए 2 कार्बन 3 कार्बन, 2 कार्बन 1 कार्बन। तो जो फंक्शनल ग्रुप से एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं वो उनमें भिन्नता होगी या वो डिफरेंट अलग होंगे। इस तरह की आइसोमेरिज्म को मेटामेरिज्म कहते हैं या मध्यावयवता कहते हैं। अगला नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं बच्चों। हमने आपको इस तरह भी बताया था नेमिंग में, ये क्या लिखा हुआ है, NH यानी सेकेंडरी एमाइन। क्या होता है NH, सेकेंडरी एमाइन लिखा हुआ है 2 डिग्री। इसका नाम लिखेंगे तो N से एथिल जुड़ा है और इधर 2 कार्बन का एमाइन इथेनामाइन, तो ये हो जाएगा N एथिल इथेनामाइन, N एथिल इथेनामाइन हो जाएगा बच्चों। अब यहां पर ध्यान दीजिए, तो दूसरा इसको हम सेकेंडरी एमाइन ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से NHCH3। ये देखिए अब यहां पर N से क्या लगा है, मेथिल, तो इसका नाम लिखेंगे N मेथिल और प्रोपेनामाइन, प्रोपेनामाइन। यहां पर 3 कार्बन प्रोपेनामाइन। तो ये देखिए इस तरह से ये लिखे जाएंगे। इनमें कैसी आइसोमेरिज्म होगी, मेटामेरिज्म या मध्यावयवता। अब यहां पर फिर देखिए ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसके अराउंड जो एल्किल ग्रुप लगे हुए ये अलग अलग है। इसमें 2 कार्बन का एथिल अटैच है, इधर 1 कार्बन का मेथिल, यहाँ पर 2 कार्बन का एथिल और इधर 3 कार्बन का प्रोपिल लगा हुआ है। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के जो अराउंड एल्किल ग्रुप अटैच है उनमें भिन्नता होगी, वो अलग होंगे। इसलिए बच्चों ऐसी आइसोमेरिज्म को मेटामेरिज्म कहेंगे या मध्यावयवता कहेंगे। इसको नोट कर लें, ये अपनी कॉपी में लिखते जरूर जाइए। यहाँ पर जो हम डिफिनीशन बोल रहे हैं उसको आप अपना नोट करते जाइए और नोट करके एक बार नोट्स बना लेंगे वो आपको हमेशा के लिए अवेलेबल हो जाएंगे, हमेशा आप उससे पढ़ेंगे। तो ये बात हो गई यहाँ पर आइसोमेरिज्म, वो भी कौन सी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के पार्ट पढ़े। इसमें कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं वो आप मेरे साथ करेंगे और उसको समझेंगे। पूछा जाता है एग्जाम में, जैसे दे दिया जाए C4H10O, बच्चों इसके नंबर ऑफ
आइसोमर निकालने। क्या निकालने? नंबर ऑफ आइसोमर, समायवियों की संख्या बतानी है और उनके IUPAC नाम भी लिखेंगे। देखिए यहाँ पर बात करते हैं, 4 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है, तो 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन कार्बोक्सिलिक एसिड हो नहीं सकता क्योंकि उसमें 2 ऑक्सीजन होते हैं। और यहाँ पर अगर एल्डिहाइड देखें तो एल्डिहाइड में 1 ऑक्सीजन होती है। 4 कार्बन का एल्डिहाइड बना के देख लेते हैं। यहाँ पर 3 2 5 2 7 1 8, कितने हाइड्रोजन? 8, जबकि यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 10। इसका मतलब ये एल्डिहाइड नहीं है। एल्डिहाइड नहीं है तो कीटोन भी नहीं होगा। और 1 कार्बन किस में होता है? एल्कोहल में होता है। तो यहाँ पर 4 कार्बन का एल्कोहल देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए 4 कार्बन का एल्कोहल, ये है। कितने हाइड्रोजन है? 3 2 5 2 7 2 9 1 10 हाइड्रोजन, 10 हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये एल्कोहल ही है। तो यहाँ पर एल्कोहल है तो ईथर भी होगा, अभी अभी बताया था। क्यों? क्योंकि एल्कोहल और ईथर बच्चों एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, इसलिए ये अगर एल्कोहल है तो कुछ कंपाउंड ईथर के भी बनेंगे। तो पहले हम एल्कोहल के कितने आइसोमर बनेंगे वो बनाएंगे, फिर बनाएंगे ईथर के कितने पॉसिबल हैं। बहुत ध्यान से देखिए, IUPAC नेम लिखना है तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा ब्यूटेनॉल 1। क्या हो जाएगा बच्चों? ब्यूटेनॉल 1। अभी पहले बता चुके आपको आइसोमर बनाने की। फिर 4 कार्बन लेंगे, ये 4 कार्बन की सीधी चेन है, यहाँ OH लगा था। अब इस बार हम OH लगा देंगे यहाँ पे उसके बगल में, ये CH3 CH2 CH3 हो जाएगा। तो 1 2 ये हो जाएगा 2 ब्यूटेनॉल। क्या हो जाएगा? 2 ब्यूटेनॉल या ब्यूटेनॉल 2, एक ही चीज है। चाहे आप इसको 2 ब्यूटेनॉल लिखो या ब्यूटेनॉल 2 करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए, अगर OH को उठा के यहाँ लाओगे तो फिर 1 2 इधर से नंबरिंग होगी, फिर ब्यूटेनॉल 2 बनेगा। इसका मतलब है कि अब यहाँ पर 4 कार्बन की चेन में कोई भी आइसोमर नहीं बनेगा। अब बच्चों एक कार्बन चेन छोटी कर देंगे और OH इस कार्बन से रखेंगे और जो कार्बन हटाया है उसको इसी में जोड़ेंगे, बट फर्स्ट और लास्ट कार्बन से नहीं जोड़ेंगे, तो यहाँ से जोड़ देंगे। तो इसका नाम देखिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 2 मेथिल प्रोपेनॉल 1 हो जाएगा, 2 मेथिल प्रोपेनॉल 1। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आइसोमर, फिर 3 कार्बन लेंगे, 3 कार्बन लेना है। अभी OH यहाँ जोड़ा था, अब OH को भी इधर ले आएंगे और ये CH3 आपका ऑलरेडी लगा हुआ था। तो अब बच्चों इसका नाम हो जाएगा 1 2, यानी 2 मेथिल प्रोपेनॉल 2 मेथिल प्रोपेनॉल 2। क्या नाम हो जाएगा? 2 मेथिल प्रोपेनॉल 2, ये हो जाएगा। अब इससे ज्यादा इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका मतलब एल्कोहल के कितने आइसोमर बन गए? 4 आइसोमर बन गए। अब देखिए ईथर की बात करते, तो 4 कार्बन का जो ईथर होगा, इसमें आप पहले 2 कार्बन एक तरफ ले लेंगे, 2 कार्बन एक तरफ, तो ये हो गया इथॉक्सी ईथेन। क्या हो जाएगा बच्चों? इथॉक्सी ईथेन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आइसोमर बनाएंगे, तो 3 कार्बन आप एक तरफ कर दीजिए और 1 कार्बन एक तरफ कर दीजिए, तो ये हो जाएगा यहाँ पर, ये देखिए 1 2 3, यानी 1 से क्या लगा है? ये मेथॉक्सी लगा हुआ है, तो लिखेंगे 1 मेथॉक्सी प्रोपेन लिखा जाएगा। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, इस 1 मेथॉक्सी को उठाकर 1 की जगह कहाँ लगा दें? 2 पे लगा दें। तो यह देखिए यहाँ पर अगर हम इसको 2 पे लगा दें, यानी CHO CH3 और CH3। अब देखिए ये 1 2 3, 2 पे लिखा हुआ है मेथॉक्सी, तो इसको लिख देंगे क्या? 2 मेथॉक्सी। बच्चों ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। क्या हो जाएगा? 1 2 3, यानी 2 मेथॉक्सी प्रोपेन, ये नाम हो जाएगा इसका। तो 3 आइसोमर बन गए ईथर के और 4 बन गए एल्कोहल के, तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर हो गए 4 + 3, यानी 7 आइसोमर बन गए।
कितने बन गए? 7। और कौन कौन से बनेंगे वो आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको नोट कर ले और इनको दोबारा से अपने आप से करने की प्रैक्टिस करेंगे। इनमें कुछ चीजें और बात कर लेते हैं। अगर जैसे इन दोनों में पूछा जाए विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, कैसी आइसोमेरिज्म होगी, तो बच्चों इनमें पोजीशन आइसोमेरिज्म होगी। क्यों? ये ब्यूटेनॉल 1 है, ब्यूटेनॉल 2, पोजीशन आइसोमेरिज्म होगी। एक ये ले लें और ईथर ले लें तो इनमें फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो जाएगी। ये देखिए फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अगर इनकी आपस में बात करें तो इनमें मेटामेरिज्म हो जाएगी, फिर नीचे वाले दोनों में फिर पोजीशन हो जाएगी। तो इसमें इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से C4H10O के आपके आइसोमर बनेंगे टोटल 7 आइसोमर। और आइसोमर निकालने का ये तरीका होता है। एक कंपाउंड हम आपको दे रहे हैं, हमें कमेंट करके बताइएगा C4H11N, इसके नंबर ऑफ आइसोमर कितने बनेंगे और कौन कौन से बनेंगे। आप इसको हमें कमेंट करके बताएंगे कि इसके टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने बनेंगे। और ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बच्चों। तब तक हम देखते हैं कितने लोग हमें कमेंट करके बताते हैं कि इसके कितने आइसोमर बनेंगे। बच्चों ये हो गया आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट। इसके कोशिश करिएगा आइसोमर निकालने की और नेक्स्ट क्लास पे हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगली क्लास पे होगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे क्लास, जो सेकंड पार्ट बचा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, उस पे हम चर्चा करेंगे। तब तक आप इसके नोट्स बना के इसको पढ़ के इसको तैयार करके रखेंगे और हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है वो भी डिस्कस करेंगे। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि दूसरे बच्चे भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो चलिए यहीं तक आज ये क्लास रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।